प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके साथ फ़िलहाल मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इतिहास विषय की परीक्षा में भूमिका, यानी कि ये जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, परीक्षा में इसकी क्या भूमिका है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं परीक्षा में इसकी भूमिका के बारे में बात की शुरुआत करूं, मैं एक थोड़ी सी अलग तरीके की आपसे बात करने जा रहा हूं। और वह अलग तरीके की बात फ्रेंड्स यह है कि दो शब्द आपको मालूम है। एक होती है नीति, एक शब्द होता है नीति जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिसी, और दूसरा शब्द होता है रणनीति जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रेटजी। नीति और रणनीति। ठीक इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार के साथ जो इतिहास विषय का सिलेबस है, प्री और मेंस दोनों का मित्रों बताने की कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का संबंध उस लेक्चर का सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से तो नहीं है, लेकिन तैयारी करने से बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्लीज़ उसे आप सब सीरियसली लें। और सच पूछे तो यह जो लेक्चर है यह उसी के कंटिन्यूएशन में है। आप कह सकते हैं कि उसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इस मायने में फ्रेंड्स कि जैसे मैंने यहाँ शब्द दिया नीति और एक दूसरा शब्द है रणनीति। आइए इसके थोड़े से अंतर से हम इस बात को समझ सकेंगे कि क्यों मैं इसे उसी का एक्सटेंशन कह रहा हूँ। पहला जो इससे का लेक्चर है उसी का एक्सटेंशन यह है। देखिए, नीति का मतलब होता है पॉलिसी। ये सीधे सीधे हम किसी भी चीज़ पर एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी को हम लागू करते हैं। सरकार नीतियाँ बनाती है और उन नीतियों को लागू करती है। अगर वो अच्छी तरह से लागू हो जाती है, नीतियाँ बहुत परफेक्ट तरीके से बनी हुई होती हैं, तो सफलता मिल जाती है। अदरवाइज नीतियां असफल हो जाती हैं, है ना। तो नीति में आप एक चीज देखेंगे कि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप अपनी तरफ से चीजों की परिकल्पना करते हैं कि हम ये करेंगे, फिर आप उसे करते हैं और फिर परिणाम आते हैं या नहीं आते हैं वो बाद की बात है। लेकिन जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आप परिणाम की उम्मीद करके ही चलते हैं, राइट। लेकिन रणनीति क्या है? देखिए, इसमें नीति शब्द इसमें भी है, इसमें एक शब्द नया ऐड हुआ है, वह है रण। रण का मतलब क्या है फ्रेंड्स? रण का मतलब है युद्ध, युद्ध क्षेत्र, रण क्षेत्र। अब आप देखिए कि नीति शब्द के साथ यहां युद्ध शब्द जुड़ गया है। तो इस युद्ध शब्द के जुड़ने से परिवर्तन क्या आया, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इसको समझने के बाद ही सही मायने में आप इस बात को जान सकेंगे, या यूं कह लीजिए कि आप मेरी इस बात पर यकीन कर सकेंगे कि हाँ, यह जो लेक्चर है, जो परीक्षा में भूमिका पर इतिहास की बात की जा रही है, आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अधिकांशतः मैंने देखा है कि स्टूडेंट केवल उन्हीं तथ्यों पर जोर देते हैं जिनका सीधे संबंध उनकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से होता है। वो मिस कर जाते हैं कि पूछे जाने वाले प्रश्नों से तो हमारा संबंध होना ही चाहिए, लेकिन उससे किसी भी मायने में कम संबंध इस बात से नहीं होना चाहिए कि इनफैक्ट हमें तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, यहाँ जो युद्ध या जो रण शब्द है, इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध वहीं होगा जहां कोई न कोई एक अपोजिशन आपका हो, अपोजिट कोई न कोई हो, आपके विरुद्ध कोई न कोई खड़ा है, राइट। और यह व्यक्ति जो विरुद्ध में खड़ा है, इस बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप इस व्यक्ति को पराजित करें। देखिए, अगर युद्ध है तो युद्ध में क्या होगा? एक हारेगा और एक जीतेगा। तो यहां आपको जो अपनी तैयारी करनी है, अब आप देखिए, यहां हम कंपटीशन की तैयारी की बात कर रहे हैं। नीति को आप एक सामान्य परीक्षा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, और ये जो रणनीति है ये आपके कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। दोनों में ये फर्क है। ग्रेजुएशन में 100% रिजल्ट हो सकता है। 100 लड़के बैठे हैं, 100 में 100 सफल हो सकते हैं,
ठीक है, कोई फर्स्ट क्लास आ जाएगा, कोई सेकेंड डिवीज़न आ जाएगा, थर्ड डिवीज़न आ जाएगा, जैसा भी है, लेकिन रिजल्ट 100% हो सकता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह है कि जो रिजल्ट डिक्लेयर होना है उसके लिए सीट पहले से निश्चित हैं। मान लीजिए कि उन्हें 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो अब इस 1000 सीट के अगेंस्ट चाहे एक ही 1000 लड़के बैठे, 5000 बैठे, 5 लाख बैठे, 50 लाख बैठे, ऑर्गेनाइजेशंस को इससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उन सब के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है एक कंपटीशन कराएगा, और उस कंपटीशन में जो बेस्ट होंगे उन 1000 को वो छांट लेगा। तो मान लीजिए कि चलिए हम एक आंकड़ा ले लेते हैं कि 5000 लोग इसमें बैठे। अब इसमें 1000 लोगों को सेलेक्ट होना है, माइनस कर दीजिए 1000, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4000 स्टूडेंट हैं इनको बाहर होना है, ये बाहर होंगे। अब जद्दोजहद किस बात की है? जद्दोजहद इस बात की है कि ये जो 1000 जो स्टूडेंट जो जिन्हें सेलेक्ट होना है, देखिए कोशिश तो हर कोई कर रहा है, 5000 के 5000 कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल वो होंगे जो इन 1000 को परास्त कर सकेंगे, पराजित कर सकेंगे। जबकि ग्रेजुएशन, हमारे जो स्कूल कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 5000 के 5000 सेलेक्ट हो सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कहना चाहिए, पास हो सकते हैं, वहाँ पास होते हैं, यहाँ सेलेक्ट होते हैं। तो अब आप देखिए कि युद्ध आने से क्या हुआ? युद्ध शब्द के आने से यह हुआ कि आपका एक विरोधी है और आपको इस अपने विरोधी को पराजित करना पड़ेगा। पराजित करेंगे कैसे? देखिए, जब किसी को पराजित करने की बात आती है फ्रेंड्स, तो याद रखिए कि हम एक सामान्य नीति के तहत किसी को पराजित नहीं कर सकते। नीति के तहत पराजित करना बड़ा मुश्किल होता है। नीति का मतलब है कि इसका संबंध केवल अपने से है। मैं अपने से जो बेहतर कर सकता हूं केवल उसके बारे में सोच रहा हूं और मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अच्छा से अच्छा कर भी रहा हूं, मतलब उसमें मैं कोई ढिलाई नहीं दे रहा हूं। लेकिन जब नीति के साथ में रण शब्द जुड़ जाता है, तब जो एक बड़ा अंतर आ जाता है वो ये है कि अपने के ही संदर्भ में मैं तैयारी नहीं करता। तैयारी के केंद्र में मैं खुद ही केवल नहीं होता, मैं तो होता ही हूं, क्योंकि तैयारी करने वाला तो मैं खुद हूं। तो मैं अपने को तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, स्थगित कर ही नहीं सकता हूं, सस्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन मेरी तैयारी के केंद्र में, दृष्टि में कहीं ना कहीं अन्य भी आ जाते हैं, दूसरे व्यक्ति भी आ जाते हैं, और मुझे इन दूसरे व्यक्ति को भी ध्यान में रख करके स्वयं को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं इसे परास्त नहीं करूंगा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। अपने आप में मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपने आप में सफल हो जाऊंगा, लेकिन यहां तो मुझे इससे बेहतर करना है। यानी कि यह एक प्रकार से जो प्रतियोगिता है, ये कह लीजिए कि एक युद्ध सा हो गया है। प्रतियोगिता उसका एक विनम्र शब्द है और अच्छा शब्द है, ये इसे युद्ध के रूप में लिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में तो फिर ईर्ष्या और पता नहीं क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ये उस तरह का युद्ध नहीं है, लेकिन एक प्रतियोगिता तो है, और उस प्रतियोगिता में हमें अपने आप को दूसरों से बेहतर सिद्ध करना है। तो दोस्तों, ये रणनीति होती है, रणनीति का ये अर्थ है, और बट नेचुरल है कि अगर हम परीक्षा की तैयारी की रणनीति तैयार कर रहे हैं, अब आप देखिए कि हमें परीक्षा देनी है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना है, और इस परीक्षा के लिए हमें तैयारी करनी है, और तैयारी करने के बाद हमें एग्ज़ाम देना है, राइट। यहाँ जो परीक्षा है इसको आप प्रतियोगिता मान लीजिए, ये प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यह प्रतियोगिता है। अब ये जो आप तैयारी करेंगे, बट नेचुरल है कि इस तैयारी को करने के लिए आपको अपनी एक रणनीति बनानी होगी, यानी एक सिस्टम बनाना होगा, और वह सिस्टम केवल आपके अपने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि दूसरों को भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी रणनीति तैयार करेंगे। अब आप दूसरों को ध्यान में रखेंगे कैसे? देखिए, फिर से हमारे सामने सवाल आता है, दूसरों को तो हम नहीं जानते, हम उनको तो जान सकते हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं,
ये किस तरह से तैयारी कर रहा है, ये कौन कौन सी किताबें पढ़ रहा है, ये कहाँ कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहा है, किससे गाइडेंस ले रहा है। लड़कों के मन में ये भी जानने की उत्सुकता होती है कि ये कितने घंटे पढ़ रहा है, सुबह पढ़ता है या दोपहर में पढ़ता है, जबकि इन सब का कोई अर्थ नहीं होता कि वो कब पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है। अर्थ केवल इस बात का है कि वो कैसे पढ़ता है। तो हम नहीं जानते, वो एक अदृश्य में सारी चीज़ें हैं। तो फिर हम अपनी रणनीति बनाएंगे कैसे, है ना। जैसे आप देखिए कि जब दो टीम आपस में खेलने के लिए, मुकाबले के लिए उतरती हैं, तो टीम के कैप्टन्स क्या करते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, दूसरे टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके सिस्टम को समझते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके से खेलता है, उनके स्ट्रांग पॉइंट क्या हैं, उनके वीक पॉइंट क्या हैं। तो उसी के हिसाब से फिर अपनी रणनीति वो तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ तो आप स्टूडेंट्स को जानते नहीं, और जानेंगे भी तो कितनों को जानेंगे। 5-10 के हिसाब से अगर आप रणनीति बनाएंगे तो सिविल सर्विस में बात बननी नहीं है। तो फिर रणनीति के लिए हमारे पास रह क्या जाता है? तो सिंपल सी चीज है दोस्तों कि हमारे पास जो रणनीति के लिए रह जाता है वह है परीक्षा। यानी कि वह परीक्षा जो हो चुकी है, वह परीक्षा जो हो चुकी है। क्योंकि जो आगे आने वाली परीक्षा है वो, उसमें तो हमें बैठना है, और आगे आने वाली परीक्षा में हम बैठें और हम सक्सेस हो जाएं, इसी के लिए हमें अपनी प्लानिंग करनी है, आप कह लीजिए स्ट्रेटेजी बनानी है। तो हमारे सामने अब आईना क्या है, हमारे पास क्या आईना है, हमारे पास कौन सा नक्शा है जिसके आधार पर हम आने वाली परीक्षा के लिए अपनी नीति तैयार कर सकें। तो मित्रों, हमारे पास एक ही उपाय है, और वह है वे क्वेश्चन पेपर जिन्हें हम अनसॉल्व्ड पेपर कहते हैं, जिनके माध्यम से परीक्षाएं हो चुकी हैं। यानी कि हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो इससे पहले कुछ सालों तक, सामान्यतः 4-5 साल, उससे ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए। 5 साल से अधिक तो मित्रों जाने का कोई अर्थ नहीं होता है। अदरवाइज 3 साल सफिशिएंट होते हैं। मैक्सिमम आप जा सकते हैं तो 5 ईयर्स, 5 साल पीछे चले जाइए। अदरवाइज सच पूछे तो 3 ईयर्स भी आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। लेकिन ये 3 ईयर्स जो है ना, ये लेटेस्ट होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी 3 साल, ये नज़दीक के जिस साल आप तैयारी कर रहे हैं, जिस साल के लिए, उससे ठीक कंटिन्यूएशन में पीछे चले जाइए, वो 3 साल होने चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा आप जाएं तो 5 साल, 5 साल से ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आप जब बेकार के भ्रमित होंगे। और सच पूछे तो आपकी जो रणनीति है उसकी जो वैज्ञानिकता होनी चाहिए, जो एक साइंटिफिक अप्रोच उसकी होनी चाहिए, उसमें फिर ढीलापन आने लगेगा। 3 साल ज़्यादातर प्रभावी होते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अब हमारे लिए जो परीक्षा हो चुकी है वह इम्पॉर्टेंट है, और जो परीक्षा हो चुकी है इसे ही दूसरा हम नाम देते हैं अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व्ड पेपर्स, अनसॉल्व्ड पेपर्स। और अनसॉल्व्ड पेपर्स में है मिनिमम जो आदर्श हैं 3 ईयर्स, और मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर्स, बट नॉट एट द एनी कॉस्ट मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से अधिक बिल्कुल भी नहीं। आप अपने दिमाग में किसी तरह का डर मत रखें, किसी तरह की आशंका न पालें। ये बिल्कुल न समझें कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा साल के पेपर से लेकर के अपनी रणनीति बनाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छी रणनीति बनेगी। प्लीज़ इस भय और आशंका से आप मुक्त हो जाएं। 3 ईयर्स या ये आपको लेके चलना होगा, और मैक्सिमम 5 ईयर्स, इससे ज़्यादा के बारे में आप मत सोचिए। राइट फ्रेंड्स। तो जब होता क्या है कि फिर जब हम ये 3 साल और 5 साल के पेपर्स को लेकर के अपनी रणनीति बनाते हैं फ्रेंड्स, तब हम कैसे रणनीति बनाते हैं, है ना। मैं आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी भी यहाँ दे रहा हूँ, फिर हम इतिहास की बात करेंगे। देखिए, हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एक है सिलेबस, पाठ्यक्रम है, राइट। हमारा ये पाठ्यक्रम है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो हैं क्वेश्चंस आस्क्ड। क्वेश्चंस आस्क्ड यानी कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर हम इन दोनों में तालमेल बैठाते हैं। तालमेल बैठाते हैं। तालमेल बैठाने का मतलब यह है कि सिलेबस के किस भाग से, सिलेबस के किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं,
कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस भाग से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, हम यहाँ चैप्टर्स को जनरली लेकर नहीं चलते, क्योंकि अगर हम चैप्टर को लेकर के चलेंगे तो होता ये है कि फिर जो सीमा है वो थोड़ी सी बहुत कम हो जाती है। कभी कभी होता ऐसा है कि हम चैप्टर को भी ले लेते हैं कि भाई इससे तो प्रश्न पूछा ही जाता है ना, कि जनरली होता है कि ग्लोबलाइजेशन से एक प्रश्न आ ही जाता है, फंडामेंटल राइट से या जुडिशरी से एक प्रश्न आ ही जाता है। इस तरह की कभी कभी हम चैप्टर से निकाल भी लेते हैं, चैप्टर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर उसके भाग को लेकर चलना चाहिए, पार्ट को लेकर चलना चाहिए। और पार्ट जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा उसका आशय क्या है, इससे मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए कि जब हम किस भाग से और कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखिए कि ये बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। अप्रॉक्सीमेट यानी कि अनुमानतः, अनुमानतः, सामान्यतया। इसे आप एक दूसरा शब्द भी दे सकते हैं, ये औसत होता है, एक एवरेज होता है। जब हमारे सामने वह एवरेज दिखाई देने लगता है, आ जाता है कि अच्छा इस चैप्टर से इतने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 3 पूछे जाते हैं, तो आप 20 में से 3 कह लीजिए, या आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 16, 17, 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि जो भी आप आंकड़ा जिस तरीके से भी अपने दिमाग में रखना चाहें। तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा इस चैप्टर से इतने इतने परसेंट पूछे गए हैं। फिर हम बाकायदे उनकी स्टडी करते हैं। स्टडी इस मायने में हम करते हैं कि उससे सटे हुए पहले साल में किस तरह का करेक्टर था, दूसरे साल में किस तरह का करेक्टर था, तीसरे साल में किस तरह का करेक्टर था, चौथे साल में किस तरह का चरित्र था, और उनको देखने के बाद हम एक अनुमान लगाते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि अच्छा इससे इतने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अनुमान लगाने के बाद फिर सच पूछिए हम अपनी रणनीति तैयार करते हैं, रणनीति, स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें अब जो तैयारी करनी है इस चैप्टर से, चूंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो बट नेचुरल है कि उस चैप्टर की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। इस पार्ट से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस पार्ट की तैयारी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर से अगर पूछे जा रहे हैं तो आप यूं कह लीजिए कि एक तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आउट है, फिर उस पर तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी होनी चाहिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो सब आपके पास है, अच्छी एनालिसिस आपके पास उसकी है, आपने ओरिजिनली उसके बारे में कुछ सोच भी लिया है, क्योंकि चैप्टर है। एक चैप्टर की तैयारी तो बड़े आराम से बहुत अच्छी की जा सकती है। हाँ, हो सकता है कि उस पार्ट की तैयारी पूरे आराम से न की जा सकती हो। पूरे सिलेबस की तैयारी के बारे में तो मित्रों सोचना ही नहीं चाहिए कि हम पूरे सिलेबस की तैयारी और बहुत अच्छे से कर लेंगे। हाँ, सिलेबस की स्टडी जरूर हो जानी चाहिए, उसमें आपको कोई लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए। यानी कि जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस तो पूरा पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस को पूरा पढ़ने के बाद उस विषय पर हमारी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, जिसे आप कह लीजिए कि संपूर्ण समझ विकसित हो जाती है, जो हमारी आगे चलकर बहुत मदद करती है, और उससे हमारी जो एनालिसिस पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को हम बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। इसके बाद उसके पार्ट को हम देखते हैं कि किन किन पार्ट से कितने कितने परसेंट प्रश्न पूछे गए हैं, और जब हम परसेंट निकाल लेते हैं कि इतने इतने परसेंट क्वेश्चंस लगभग लगभग यहाँ से पूछे गए, तो जिस पार्ट से ज़्यादा परसेंट पूछे गए हैं, बट नहीं चले कि उस पार्ट की हम थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं। जिस पार्ट से कम परसेंटेज क्वेश्चंस आ रहे हैं, सामान्यतः जो करेक्टर जो दिखाई देगा, इन सबको जब हम देखेंगे तो हमें दिखाई देने लगेगा वो, तो उसकी तैयारी हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं या चैप्टर्स होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे ही नहीं जाते, तो ठीक है, अब सामान्य तरीके से हम पढ़ करके उसे छोड़ देते हैं। सामान्य तरीके से इसलिए पढ़ लेना चाहिए, एक बात तो मैंने बताई कि उससे आपकी जो एनालिसिस पावर है वो कंप्लीट हो जाती है, बहुत अच्छे से डेवलप भी हो जाती है। और दूसरी बात है कि हो सकता है कि कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाए, तो कम से कम ये नौबत तो ना आए कि हम छोड़ के आ रहे हैं, कि हम कुछ लिख ही नहीं सकते।
अंततः कुछ तो हमें मालूम होना ही चाहिए। और फिर जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करनी ही नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ लेने में क्या हर्ज है। एक आध बार बीच बीच में आप रिवाइज भी कर लीजिए, रिवीजन भी कर लीजिए, और फिर हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, ये जो रणनीति है, ये रणनीति के देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप रणनीति कैसे बनाएंगे इसके बारे में तो मैंने आपको अभी बताया। ये जो रणनीति है, सच पूछे तो इस रणनीति के दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रिपरेशन का पार्ट है, तैयारी करने का, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किस किस पार्ट से, किस किस चैप्टर से कितने कितने % क्वेश्चन सामान्यतया पूछे गए हैं। ये तैयारी होता है। इस तैयारी का जो संबंध है वो आप यूं कह लीजिए कि स्टडी से है। इसका संबंध स्टडी से, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो रणनीति जो है, जो इसका जो सेकेंड पार्ट है, जो मैंने अभी आपसे कहा, वो है उत्तर लिखना। ये तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये भी रणनीति का ही हिस्सा है। तैयारी यानी कि कंप्लीट एग्जाम की तैयारी। यहाँ तैयारी को मैंने स्टडी की बात कही है। अब ये हम आ गए नेक्स्ट स्टेज पर, और उसका संबंध है फ्रेंड्स उत्तर लिखने से, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है। डेफिनेटली हर स्टूडेंट को फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके या किसी की सलाह से सेलेक्ट करा करके और उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यहाँ भी रणनीति काम आती है, और इस रणनीति में भी बिल्कुल वही चीज़ें आपकी मदद करेंगी जिनकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ। अनसॉल्व्ड पेपर पिछले 3 साल से लेकर के 5 साल तक। हाँ, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें डेफिनेटली जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करना चाहेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए, तब फिर उसमें आपको करंट अफेयर्स पर सबसे ज़्यादा जोर देना होगा। करंट अफेयर्स यानी कि कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में, ज़्यादातर प्रश्नों का संबंध कोई न कोई घटना से होता ही है। तो उस तरीके से फिर आप क्वेश्चंस निकालें, है ना। लेकिन वो एक अलग बात है, और उसका संबंध तो लगभग सभी विषयों से ही ऑलमोस्ट होता है। तो मित्रों, जो रणनीति है उसे भी आप इस तरीके से 2 भागों में बांट करके देखेंगे कि आपको पढ़ाई किस किस टॉपिक से कितने कितनी गहराई के साथ करनी है, और दूसरा उनमें से फिर किन पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो मित्रों, ये मेरी व्याख्या थी अपनी ओर से आप सबके लिए नीति और रणनीति को लेकर, और मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में अब यह बात बहुत क्लियर हो गई होगी कि ये जो वीडियो लेक्चर है जिसे भी आप सुन रहे हैं, सही तैयारी करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। सामान्य नीति के तहत मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असंभव है, हो ही नहीं सकता, लेकिन यदि आप थोड़ा सा रणनीति बना लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आप कम मेहनत में ज़्यादा सफलता हासिल करने के करीब पहुँचेंगे। हम यहाँ सभी धान 22 पसेरी वाली नीति लेकर नहीं चल सकते, यानी कि सभी पूरा का पूरा जो सिलेबस है हमारे लिए समान है, तो मैं सभी को समान दृष्टि से देखते हुए समान रूप में से तैयार करूँगा। यहाँ जरा सा इस थ्योरी से बचने की कोशिश कीजिए, यह मेरी सिंसियर एडवाइस आप सबको है। राइट फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं बात करता हूँ इतिहास की रणनीति पर। नो डाउट कि हम इतिहास के बारे में ही बात कर रहे थे। अभी हम सामान्य तरीके से बात कर रहे थे, लेक्चर्स तो हमारे इतिहास के विषय पर चल रहा है। और दोस्तों, इतिहास में जो मैं अब पहले बात करूँगा रणनीति को लेकर के, वह है प्री। अब प्री में हम देखते हैं कि इतिहास में किसकी क्या भूमिका है, कितनी भूमिका है ना। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात स्मरण दिलाना चाहूँगा कि यहाँ मेरे पास दोबारा वो गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको फिर से सिलेबस याद दिलाऊं, लेकिन यहाँ आपको एक बार सिलेबस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एक बार सिलेबस को याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप अपना सिलेबस बगल में रख लें इस लेक्चर को सुनते समय, और उसमें तो सारी चीज़ें दी हुई ही हैं, उतना ही अपने आप में सफिशिएंट होगा। मित्रों, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि चलिए हम प्री में इतिहास का टोटल रोल देखते हैं, इसकी टोटल भूमिका देखते हैं कि कितने प्रतिशत के क्वेश्चंस इतिहास से पूछे जाते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं।
मैं आपको 5 साल के एवरेज के आधार पर बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं जानबूझकर यहाँ ईयर वाइज आपको आंकड़े नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। ईयर वाइज देने से कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन मैं यह बात पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ और आंकड़ों के बारे में जो कुछ भी कह रहा हूँ वो पूर्णतः सत्य के निकट है। आप कहेंगे कि सर सत्य के निकट आप क्यों कह रहे हैं, पूरा सत्य क्यों नहीं बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं दे रहा हूं। सत्य के निकट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जो बात अभी आपसे करने जा रहा हूं वह मैं एवरेज की भाषा में बात करने जा रहा हूं। एवरेज की भाषा में, यानी कि औसत की भाषा में मैं बात करने जा रहा हूं। और जब आप औसत निकालते हैं तो देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं होता है। मैथमेटिक्स में तो हम औसत एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। लेकिन मैं चाहे औसत की बात करूं, एग्जैक्ट की बात करूं या अप्रॉक्सीमेट की बात करूं, मान करके चलिए कि रणनीति बनाने में दोनों समान रूप से आपके लिए उपयोगी हैं। राइट दोस्तों, जहां तक प्री में इतिहास के विषय का सवाल है, प्री में मैं बात कर रहा हूं, आप पाएंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं। राइट, 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न कितने नंबर के हैं हम इसमें नहीं जाते। अगर हम सामान्य रूप में देखें तो 200 मार्क्स होते हैं इसके। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। चलिए हम 100 क्वेश्चन को लेकर के चलें, क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालने में आसानी होती है। तो 100 क्वेश्चंस का जो एक क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सामान्यतया मैंने ये पाया है कि जो मिनिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूनतम वह संख्या है फ्रेंड्स 12 मिनिमम। राइट, और फिर जो मैक्सिमम पूछे गए हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में, जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स वह है 19। मिनिमम 12, मैक्सिमम 19। लेकिन मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि चलिए यह एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत है, लेकिन जो दूसरे विषय हैं, जब हम दूसरे विषय में जाते हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस में चले जाते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ जो मैक्सिमम पर अगर हम जाएं तो ये 25 हो जाता है। इकोनॉमिक्स में कभी कभी हम चले जाएं तो ये भी 25 हो जाता है। तो दिमाग में एक बात आती है, तो क्या इतिहास में भी ये हो सकता है? दिमाग में आते हैं ना कि भाई इतिहास में यह भी हो सकता है कि इतिहास में भी 25 पूछ लिए जाए, अगर पॉलिटिकल साइंस से पूछ लिया गया है। और यहाँ तक कि कभी कभी तो ज्योग्राफी में भी एबव 20 हो गया है, 22 23 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं ज्योग्राफी में, तो हिस्ट्री में भी हो सकता है। यहाँ मैं एक तथ्य आपको बताना चाहूँगा, वो केवल वही है कि हिस्ट्री में इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। हिस्ट्री में संभावना इसलिए कम है फ्रेंड्स क्योंकि जो इतिहास है वो करंट से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। आप कह सकते हैं कि भूगोल भी करंट से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन भूगोल इतिहास की तुलना में करंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। देखिए, आपदा प्रबंधन, आपदाएं आती रहती हैं। फिर साथ ही साथ भूगोल का तो मतलब है स्थान, कोई भी घटना स्थान में घट रही है तो आप देखेंगे तो पता लगा स्थान को लेकर के कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, और भी दूसरे इश्यूज़ को लेकर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। कहीं कोई घटना घट गई तो कुछ और उस घटना को लेकर के भूगोल के स्ट्रक्चर में उसे पूछ लिया जाता है। तो भूगोल में तो करंट अफेयर्स की संभावना होती है, लेकिन हिस्ट्री में करंट अफेयर्स की संभावना नहीं होती। इसीलिए मैं इन आंकड़ों को हिस्ट्री के लिए एक, यूं कह लीजिए कि एक एवरेज आंकड़ा मान करके चलता हूं, एवरेज आंकड़ा। और इसके आधार पर अगर आप निष्कर्ष निकालने के लिए कहेंगे, या मेरी जो कहेंगे आंसर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो इस स्ट्रेटजी को मैं अपने लिए इस रूप में तैयार करूंगा कि किसी भी साल जो मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, नॉट लेस देन 10 से कम नहीं पूछे जाएंगे। 10 से कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 10%। राइट, इसके बाद जो मैक्सिमम पूछे जाने की संभावना है, देखिए हम 19 तो जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 19 का जो आंकड़ा है वो एक मतलब बहुत कम है।
लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं वो 18-19 पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास आप कह लीजिए कि प्रमाण है। तो 18-19 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये मैक्सिमम लेकर के जो, और अगर 18-19 पूछे जाते हैं तो आप इसका वेटेज समझ सकते हैं, राइट। अगर इसको हम फिर एवरेज की लैंग्वेज में बात करें, जब मैं प्रिपरेशन करूंगा आपकी, ये तो देखिए, तो मैंने डेटा निकाले हैं ऐसे, लेकिन डेटा के आधार पर अब मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा। तो मेरा निष्कर्ष होगा, मेरा कंक्लूजन इसका यह होगा कि किसी भी साल मुझे ये मान कर चलना चाहिए, या मैं जिस साल तैयारी कर रहा हूं मैं ये मान कर चलूंगा कि 15 क्वेश्चन मुझे हिस्ट्री से मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चंस। ये मेरा निष्कर्ष होगा कि हिस्ट्री से 15 प्रश्न, 100 में 15 प्रश्न, यानी कि 15% क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक सब्जेक्ट से अगर 15% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यह किसी भी मायने में कम नहीं है। और यहाँ आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ उसे जरूर ऐड करना चाहूँगा स्पेशली, हालांकि अब हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट के दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार ये 15% क्वेश्चन है तो 15% तो ज़्यादा नहीं है, जबकि आपके प्री में एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती, पॉइंट मार्क्स के से चूक हो जाती है, तो उस हिसाब से 15% कम नहीं है। लेकिन जो इससे भी जो बड़ी बात है, जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, जो मेंस के लिए जब आप स्ट्रेटजी तैयार करेंगे तो मेंस में आपको ताज्जुब होगा कि जो आपका फर्स्ट पेपर है 40-50% क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से हैं, 40-50% क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं। तो अगर आप मेंस क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हिस्ट्री का वेटेज कितना है, 40 मिनिमम जो पूछे गए हैं और 50 मैक्सिमम, और लगभग ये बना हुआ है, एवरेज ये बना हुआ है। मतलब ये जो स्थिति है आप इसको एक स्टैटिक या एक स्थिर स्थिति मान सकते हैं। तो जब आपका 50%, एक पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का 50% कोई विषय कवर कर रहा है, तो आप उस विषय की महत्ता को समझ सकते हैं और उसको आप कैसे ऐसा हो सकता है कि इग्नोर कर दें। तो सीधी सी बात है कि आप मेंस को लेकर के चलिए ना, प्री को छोड़िए। आपको तैयारी तो मेंस की ही करनी है, और मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, तैयारी मेंस की ही करनी है। अगर आपको टोटल सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। हाँ, आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है, मेंस देखा होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक, फिर अलग बात है, आपकी तैयारी की रणनीति अलग हो सकती है। तो मित्रों, यह है प्री में पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रतिशत, राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको मेंस का सिनेरियो दिखाना चाहूंगा, और इसके बाद फिर हम पार्ट की बात करेंगे कि किस किस पार्ट से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। आइए, तो अब हम थोड़ा सा मेंस को देख लेते हैं। यहाँ मेंस को मैं जानबूझ करके ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो यह विषय है, आपके पूरे के पूरे जनरल नॉलेज में इसका क्या रोल है, कितनी प्रधानता है, वह बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए। नहीं तो कभी कभी स्टूडेंट क्या है कि उससे चूक हो जाती है। मित्रों, मेंस में आप जानते हैं कि आपके जो जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री है, और उसका नाम भी आप, हिस्ट्री के पेपर का नाम आप जानते हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, नाम आप जानते हैं। और मैं अपने इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में उसे डिटेल में बता चुका हूं, तो बार बार दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, राइट फ्रेंड्स। इसकी जो मैंने स्टडी की है और पिछले कई कई सालों के पेपर को लेकर स्टडी की है, उनके ग्रुप बना बना करके स्टडी की है। मित्रों, यहाँ मैं आप अब ये जो मेंस के लिए है, तो इस मेंस के में जो हिस्ट्री होती है इसे मैं 4 भागों में इनफैक्ट सच पूछे तो डिवाइड करना चाहूँगा। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेंस का जो जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें जो हिस्ट्री का जो रोल है वो 40% टू 50% है, 40% टू 50%। ये जो जीएस का जो पेपर होता है, एक आपको मालूम है कि 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का अगर है तो अगर 40 हम परसेंट लेकर के चल रहे हैं तो 100 मार्क्स, और अगर हम 50% को लेकर के चल रहे हैं
तो 125 मार्क्स के क्वेश्चंस केवल हिस्ट्री से आते हैं, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी मायने में इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इसका पहला हिस्सा है। बट नेचुरल है कि देखिए, प्री में तो हम 15% देख रहे हैं, तो प्री में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है ना। यहाँ तो सब्जेक्ट सच पूछिए तो इनफैक्ट 3 सब्जेक्ट है। जैसे इंडियन हेरिटेज एंड हिस्ट्री ले लेते हैं वो, एंड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। तो मैं आपको फर्स्ट, इससे पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ कि भले ही वो हेरिटेज एंड कल्चर को अलग से यहाँ मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो 3 ही सब्जेक्ट इसमें होते हैं, इंडियन हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, और तीसरा आपका सोशियोलॉजी, सोसाइटी। तो 3 में हिस्ट्री का वेटेज अकेले में 50% है, 40% है, अदरवाइज होना चाहिए 33%। लेकिन यूपीएससी एग्जैक्ट इस तरीके से डिवाइड करके नहीं चलती है ना। वो कभी किसी को वजन दे देती है, कभी किसी को थोड़ा सा कम आंक लेती है। फिर भी जो 40% है वो कहीं ना कहीं 33% के आसपास है। लेकिन चूंकि उसे भूगोल और सोसाइटी पर भी क्वेश्चन पूछने हैं, इसीलिए वो 50% से ऊपर भी नहीं जाती है, जाएगी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अंततः उसे एक सभी विषयों को एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व देना ही पड़ता है, क्योंकि सेम प्लेइंग फील्ड भी उसे तैयार करना होता है ना। अगर हिस्ट्री से मान लीजिए कि यहाँ उसने 60-70% क्वेश्चन पूछ दिए, तो बट नेचुरल है कि जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा होगा, या जो हिस्ट्री ह्यूमैनिटी के समय में हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसको तो फ़ायदा मिल जाएगा, उस लड़के को माइलेज मिल जाएगी। या ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चंस पूछ दिए तो पता लगा ज्योग्राफी वाले को फ़ायदा मिल जाएगा। तो उसकी कोशिश होती है कि सभी के लिए वो समान क्षेत्र तैयार करें। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि हिस्ट्री से 40% और मिनिमम और 50% मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ चूंकि 3 विषय है, तो 3 विषय में 40% 50% के आसपास ठीक है। वहाँ तो ढेर सारे विषय हैं, तो वहाँ 15% भी अगर पूछा जा रहा है तो कम नहीं है। तो हिस्ट्री को वहाँ भी ड्यू रेस्पेक्ट है, उसकी जो वेटेज है वो कम नहीं है, राइट। अब आइए, ये जो मेंस में जो हमने ये 40% और 50% क्वेश्चंस की जो स्थिति देखी है, इसे अब हम थोड़ा सा और डिवाइड करके देखते हैं। इस डिवीजन से हमें फिर ये पता लगेगा कि रणनीति, अब हम धीरे धीरे देखिए रणनीति के करीब पहुंच रहे हैं। इस डिवीजन से ये हमें पता लग जाएगा कि हमें पढ़ते समय किसे कितना वेटेज देना है, ये हमें अनुमान होने लगेगा। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में अब रणनीति का चेहरा उभर रहा होगा। हो सकता है कि अभी तक की बातों से आप थोड़े से ऊब रहे हों, थोड़ी सी बातें अटपटी लग रही हों, अटपटी न भी लग रही हों तो थोड़ी सी अविश्वसनीय सी भी लग रही हों। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब फेस उभरने लगता है ना, जैसे शुरू में तो पेंटर पेंट कर रहा है, लकीरें खींच रहा है, तो लगता है ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर लगता है अरे ये तो नाक उभर गई, ये तो नाक दिखाई दे रही है, अरे ये तो आँख दिखाई दे रही है। तो फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती है और मज़ा भी आता है। तो अब आप देखिए कि धीरे धीरे अब वो आपको नाक, कान और उसके चेहरे उभरते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, आइए अब हम मेंस में हिस्ट्री को अब 4 भागों में बांटकर देखते हैं। 4 भागों में बांटकर देखते हैं, राइट। मेंस का आप सिलेबस देखिए। मेंस के सिलेबस में जो सबसे पहला जो हिस्सा है वो है संस्कृति का, कला एवं संस्कृति, संस्कृति कला, ये सबसे पहला हिस्सा है मेंस में। जो संस्कृति और कला से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में, तो एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो आप ये मान करके चलिए कि जो क्वेश्चंस की संख्या है 20। देखिए इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, 20। और मित्रों कभी कभी किसी किसी साल और किसी किसी पेपर में ये 25 भी हो गए हैं। इस बारे में अब यूपीएससी का अपना निर्णय है। अगर 20 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 12.5 नंबर का होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स 250 है। और अगर 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, है ना। अब ये तो अब हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं। 20 में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले सकते हैं, या मार्क्स को भी लेकर के चल सकते हैं। तो संस्कृति और कला के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, वो हैं मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैक्सिमम है वो हैं 3। देखिए अगर हम 20 में से इसे लेकर के चल रहे हैं तो ये कम नहीं है ना। 20 में से इनकी संख्या कम नहीं है, क्योंकि इसमें और भी तो है। अभी तो हम हिस्ट्री का केवल एक ही पार्ट लेकर के चल रहे हैं, संस्कृति और कला। 2 मैक्सिमम 3।
यानी कि हमारी जो रणनीति होगी वो ये होगी अब कि जो संस्कृति एवं कला का जो हिस्सा है उससे एवरेज 2 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे और 3 से अधिक नहीं पूछे जाएंगे। तो हम मान के चलें कि इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें बाकायदे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जब आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे और हम संस्कृति, कला, साहित्य, आर्किटेक्चर जो मैंने आपको इससे ठीक पहले के लेक्चर में बताया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना। उसकी अगर मैं डिटेल में भी चला जाऊंगा तो जो एक फोकस होना चाहिए वो ज़रा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको जब टॉपिक वाइज ये इसकी चर्चा करूँगा तो उस समय मैं बताऊँगा कि आपको इस टॉपिक को कितना वजन देना है, इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, है ना। उस समय हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो संस्कृति और कला में हमारे लिए 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। और मज़ेदार बात है कि जब हम प्री को देखते हैं तो प्री में भी जो संस्कृति और कला को लेकर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगभग 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ भी 2-3 ही है, 2-3 मैक्सिमम 4 हो जाते हैं, कभी कभार 4 भी हो जाते हैं और उसको हम हिस्ट्री में ही शामिल करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है आपके हिस्ट्री का, सेकेंड पॉइंट है वो है स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट। ये हिस्ट्री की जान है फ्रेंड्स, ये हमारे हिस्ट्री की जान है। स्वतंत्रता आंदोलन, ये हमारी हिस्ट्री की जान है, फ्रीडम मूवमेंट। सच पूछे तो पूरी हिस्ट्री इसी पर आधारित है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री से भी में भी खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और याद रखिए मेंस में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, और पूछे ही जाने चाहिए। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं फ्रेंड्स तो इसमें जो मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिनिमम, अब फिर से वही आप लेकर के चलेंगे, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस, है ना। इसमें से जो भी आप ले लें, जो भी मैं कहूँगा आप इससे मैच कर लीजिएगा। तो जो मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से दोस्तों वो हैं, आपके समझ लीजिए 35 मार्क्स। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 35 मार्क। अगर एग्जैक्ट इसको आप कहेंगे तो 37.5 हो जाएगा। 37.5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन अगर 12 नंबर का है तो 37.5, मोटे तौर पर हम 35 मान करके चलते हैं। इतने मिनिमम पूछे गए हैं, यानी कि ये मान करके चलिए कि 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। अगर 10-10 नंबर के होंगे तो 30 नंबर हो जाएगा, 12.5 के होंगे तो 37.5 नंबर हो जाएंगे मिनिमम। और इसके बाद इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एक आध साल ऐसा हुआ है, एक आध साल की मैं बात कर रहा हूं, जबकि 12.5 का एक क्वेश्चन है मार्क्स का और 5 पूछ लिए गए हैं, तो मार्क्स के आधार पर वो हो गया है 60। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के चलें तो वह हो जाएगा 5 क्वेश्चंस, मार्क्स 60 से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, है ना, 62.5 हो जाएगा। मैं मोटे तौर पर लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये अपवाद है। इसके बाद ये शुरुआत में जब 2013 में फ्रेंड्स, जब इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी, जिस पैटर्न में अभी आप बैठ रहे हैं, तब ये स्थिति थी और उस समय काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलता है। अगर आप 2013 के स्टूडेंट्स की मार्कशीट देखें तो उनका स्कोर बहुत ही कम है, बहुत ही पुअर है। उसने हिला करके रख दिया था स्टूडेंट को। इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आए थे, न केवल सब्जेक्ट के ही आधार पर बल्कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी बहुत कठिन थे। तो ये अपवाद है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है इसको छोड़ ही देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा यहाँ रख दिया है कि बाय द वे आप अनसॉल्व पेपर पलटने लगें और उसमें आपको ये मिल जाए और आपको एकदम चौंक जाएं कि अरे सर ने तो इसकी चर्चा की ही नहीं है, जबकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ भी हो, चाहे वो 60 नंबर के पूछे, चाहे 50 नंबर के पूछे, स्वतंत्रता आंदोलन की तो आप उपेक्षा कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्रीडम मूवमेंट से पूछे जाते हैं। मतलब अगर हम प्री में 100% हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो आप मान करके चलिए कि इस 100% हिस्ट्री के क्वेश्चंस में लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस
फ्रीडम मूवमेंट से होते हैं। तो फ्रीडम मूवमेंट आपको यहां भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेंस में भी और प्री में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इससे किसी भी हालत में आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में कभी कभी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद का भारत और विश्व इतिहास, उसको थोड़ा सा वेटेज दे देते हैं। जब उसको वेटेज दे देते हैं तो बट नेचुरल है कि फिर थोड़ा सा फ्रीडम मूवमेंट से वो एक आध क्वेश्चन कम कर देते हैं। तो अब हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, जो स्वतंत्रता आंदोलन की स्ट्रेटजी दोस्तों यह होगी कि जो हमारी प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, बिल्कुल जितना भी हम परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं परफेक्ट के नज़दीक होगी। और जब हम ये प्रिपरेशन करेंगे तो हम मान करके चलेंगे कि जो हमारा प्री है, प्री में 60% जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो फ्रीडम मूवमेंट से आते हैं ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मेंस के तहत लगभग हमको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर वो 12.5 नंबर के हैं तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन हमको मिल ही जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएंगे 2, 12.5 नंबर का एक है तो 25 नंबर, 250 नंबर का यह पेपर होता है। और 25 मार्क्स आपको फ्रीडम मूवमेंट से मिल रहे हैं तो 10% आपका कवर हो गया, केवल एक भाग से, पार्ट से। देखिए मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ, फ्रीडम मूवमेंट तो एक पार्ट हो गया ना उसका। और अगर एक पार्ट से आपका 10% कवर हो रहा है, या फ्रीडम मूवमेंट कोई बहुत बड़ा हिस्सा थोड़ी है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। और आप उसे थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 10% क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपकी तैयारी हो गई। तो मित्रों ये है फ्रीडम मूवमेंट का रोल जो आपके क्वेश्चन पेपर में है, अनसॉल्व पेपर को लेकर के। प्री और मेंस दोनों की ही बात मैंने यहाँ आपके सामने रख दी है। अब मैं फ्रेंड्स इसके थर्ड पॉइंट पर आता हूँ, और वो जो थर्ड पॉइंट है वह है आज़ादी के बाद का भारत। आज़ादी के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आपके बाकायदे सिलेबस में है ना। आपको सिलेबस के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। आज़ादी के बाद का भारत का जहाँ तक सवाल है फ्रेंड्स, शुरुआत में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें कम किए गए हैं, मतलब धीरे धीरे इसको घटाया गया है। जो 2013 में तो इससे बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, है ना। जैसे मैंने बताया कि 2013 को तो आप किनारे कर सकते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट था। और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद फिर यूपीएससी ने अपने को काफ़ी एडजस्ट किया है कि नहीं किससे कितने क्वेश्चन पूछने चाहिए, किस पार्ट से, किस सब्जेक्ट से। और फिर उसने ये भी देखा कि क्वेश्चन का स्वरूप कैसा हो। पहले क्वेश्चंस के स्वरूप बहुत ही टफ थे, उन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। तो इसके बाद से आप देखेंगे कि 2013 के बाद से लड़कों का जो स्कोर भी है वो बढ़ता चला गया, और कट ऑफ मार्क्स भी जो है वो थोड़े से हाई होने लगे हैं। दोस्तों जहाँ तक आज़ादी के बाद के भारत का सवाल है, मेंस के हिसाब से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कुछ साल तो ऐसे रहे हैं जहाँ मिनिमम अगर हम लेकर के चलिए हम इसको मिनिमम ही मानते हैं, तो ये 0 भी रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया। और मैक्सिमम के तहत हम देखें, 2013 को मैं निकाल रहा हूँ, अपवाद को हमें छोड़ करके चलना चाहिए। जो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, टोटल क्वेश्चन नंबर 2। और अगर हम मार्क्स के आधार पर इसको देखेंगे तो आउट ऑफ 22 पूछे गए थे, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स ये है अधिकतम पूछे गए हैं। अब हम क्या मानकर चलें? देखिए अब हम रणनीति की बात होगी। और चलिए हम यहाँ पर एक और भी चीज़, जहाँ तक प्री का सवाल है, तो प्री में आज़ादी के बाद का भारत से प्रश्न नहीं पूछे जाते वहाँ। आज़ादी के बाद का भारत, ना तो आज़ादी के बाद का भारत से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद अभी मैं जब फोर्थ और लास्ट पॉइंट पे आऊँगा, और न ही विश्व इतिहास से कोई प्रश्न पूछा जाता है प्री में। इसके बारे में आप निश्चिंत रहें, और आपके सिलेबस में है भी नहीं।
लेकिन आज़ादी के बाद का भारत जो है, आप याद रखिए कि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ इसमें कवर हो जाता है ना। जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो तो आपको पढ़नी ही होती हैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी जब आप करते हैं, स्पेशली पॉलिटी की तैयारी में। तो काफ़ी कुछ आपके दिमाग में बातें होती भी हैं, और थोड़ा बहुत तो देखिए आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप सिलेबस छोड़ेंगे नहीं, सिलेबस को तो पढ़ेंगे ही। तो सिलेबस में जो कुछ भी दिया हुआ है आज़ादी के बाद हमारे देश की रियासतों का विलीनीकरण, मतलब देश का एकीकरण कैसे हुआ, फिर पुनर्गठन कैसे हुआ, और जो 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं पढ़ लीजिए। उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको बोझ क्यों मान रहे हैं। अच्छा है कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज होगी। तो दोस्तों, जहां तक आज़ादी के बाद का भारत है, मान करके चलिए अगर हम अब रणनीति तैयार कर रहे हैं तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 प्रश्न हमें मिल सकता है। इसीलिए यहां हम सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। देखिए, आज़ादी के बाद के भारत के लिए जब आप किताबें लेंगे तो रामचंद्र गुहा जी की किताब है, 600-700 पेज की एक किताब है, 2 वॉल्यूम में है, वो आज़ादी के बाद के भारत का ही इतिहास है। विपिन चंद्रा जी की आप किताब लेंगे, वो भी काफ़ी मोटी किताब है। तो उसमें से अब आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। मतलब ये रणनीति होगी कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर तो बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद के भारत पर हम उतनी अच्छी तैयारी नहीं करेंगे। एक परिचयात्मक जानकारी ले लेंगे कि हमें थोड़ा सा मालूम हो, और जब आएगा तो फिर हम लिख लेंगे। इसलिए भी लिख लेंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के तहत हम जो राजनीति का इतिहास है वो तो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं। देखिए, जो राजनीति का इतिहास है वो आपको इतिहास से कोई अलग थोड़ी है। आखिर में अब हम जब इतिहास भी पढ़ते हैं तो राजा महाराजाओं के ही इतिहास पढ़ते हैं ना, कि कहाँ जीता, कहाँ हारा, कहाँ युद्ध हुए, यही सब हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी जब हम कुछ पढ़ेंगे तो उसमें समाज का भी इतिहास हम पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते रहते हैं। हम राजनीति का भी इतिहास पढ़ते हैं, कौन प्रधानमंत्री बना, कब तक रहा, क्या उसकी पॉलिसीज रही। तो इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र को आप बिल्कुल अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो दोस्तों, हम इसकी तैयारी एक सामान्य तरीके की तैयारी करेंगे, क्योंकि प्री में भी ये हमारी बहुत मदद नहीं कर रहा है, मेंस में भी हमारी बहुत मदद नहीं कर रहा है। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम केवल उन्हें ही देखेंगे। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो आपको अभी, जब आप इसके यात्रा पे आगे चलेंगे, जब टॉपिक पर हम बात करेंगे, तब आपको समझ में वो बातें आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये है आज़ादी के बाद का भारत। अब फ्रेंड्स, मैं 4th एंड लास्ट पॉइंट पर आता हूं, और ये जो 4th एंड लास्ट पॉइंट है वो है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास के सिलेबस के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, और सच पूछे तो बहुत प्यारा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें मॉडर्न वर्ल्ड है। मतलब जो विश्व का इतिहास भी है, ये एक तरह से आधुनिक इतिहास है। अब इसमें देखिए, जब हम विश्व के इतिहास को लेकर के चलते हैं दोस्तों, अगर हम मिनिमम पर जाएं, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इसमें जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो लगभग आसपास ही है। मार्क्स के आधार पर देखें तो मिनिमम हमें मिलता है 12.5 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन नंबर 1। और जब हम इसके मैक्सिमम पर जाते हैं तो मैक्सिमम पर हमें मिलता है 20 या 25 मार्क्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2। लेकिन ऐसा कोई साल नहीं है जबकि विश्व के इतिहास पर कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया हो। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पर तो नहीं पूछे गए हैं, और जिस साल नहीं पूछे गए हैं उस साल याद रखिए कि जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है उस पर ज़्यादा पूछ लिए गए हैं। तो एक उनको इंटरनल बैलेंस तो रखना है ना सभी विषयों के बीच में। तो जब फ्रीडम मूवमेंट पे ज़्यादा पूछ लिया उन्होंने, तो बट नेचुरल है कि फिर भारत का इतिहास का ही चूंकि वो हिस्सा है आज़ादी के बाद का भारत, तो उस पर उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे। और जब वहाँ उन्होंने कम किया स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, तो पता लगा कि उन्होंने आज़ादी के बाद के भारत पर प्रश्न पूछ लिया। तो वो बैलेंसिंग चलती रहती है, आंतरिक संतुलन वो स्थापित करते रहते हैं। लेकिन जो विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास को आप ये मान करके चलना होगा आपको फ्रेंड्स कि आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन मिलेगा और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। मुझे लगता है कि शायद विश्व का इतिहास से इससे अधिक प्रश्न वो पूछेंगे भी नहीं। एक तो सिलेबस भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, दूसरा ये है कि विश्व का इतिहास आपको उतना ही जानना चाहिए ताकि आप
आधुनिक जो विश्व है उसे आप समझ सकें, तो इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशन वाला चैप्टर है आपके जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर में, इंटरनेशनल रिलेशन है ना, जब आप उसे पढ़ते हैं, उसे तैयार करते हैं, तो ठीक है, हम उसमें विश्व का इतिहास तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में या जो बड़े देश हैं उनके साथ में अपने संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इतिहास पर दृष्टि चली ही जाती है, थोड़ी सी जानकारी तो हमें मिल ही जाती है। तो आप यूँ मान करके चले कि जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा उसमें कवर हो जाता है विश्व का इतिहास में। लेकिन इसको आप उस रूप में मत लीजिएगा कि आपको वहाँ जाने के बाद उनका इतिहास भी पढ़ना है, अदरवाइज़ फिर वो एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन आ जाएगी कि आपको वहाँ विश्व का इतिहास, उन देशों का इतिहास पढ़ना है। नॉट एट ऑल। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन को समझाने के लिए अगर कोई इतिहास की वो बात कर रहे हैं तो आप उसे समझ लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए बस, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन तो वहाँ पूछे नहीं जाएंगे। तो हम जो अब स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं, जो अब हमारी रणनीति बनेगी फ्रेंड्स, अब देखिए रणनीति क्या होगी। जहाँ तक प्री का सवाल है, नो, प्री के लिए विश्व का इतिहास आपकी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी मदद करेगा। तो आपको विश्व का इतिहास पढ़ना होगा। जहाँ तक मेंस की बात है, सच पूछिए तो इसे भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैंने आज़ादी के बाद का भारत की बात कही। आज़ादी के बाद का भारत, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर तरीके से। क्योंकि देखिए, आज़ादी के बाद का भारत पर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि प्रश्न ही नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि विश्व का इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे गए हों। विश्व का इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप क्या करेंगे? आपको करना यह होगा कि विश्व के इतिहास की जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके बारे में मैं सिलेबस बताते समय बता भी चुका हूं, उनकी तैयारी करनी होगी। और फिर आपको अनसॉल्व्ड पेपर देखते हुए, जिस साल भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जिस साल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे ठीक पहले के 3-4 साल के पेपर देखने के बाद आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए कि अच्छा, ये टॉपिक मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन टॉपिक पर आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लेकिन सिलेबस आपको नहीं छोड़ना है। सिलेबस छोड़ने की सलाह मित्रों मैं कभी भी आपको नहीं दूंगा, चाहे प्रश्न पूछे जाएं या न पूछे जाएं। अगर प्रश्न नहीं भी पूछे जाते हैं तो नॉलेज की अपनी इम्पोर्टेंस है, और आधे अधूरे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। और पूरा ज्ञान तो आपको तभी मिल पाएगा जब आप सिलेबस पूरा पढ़ेंगे, और सिलेबस आपका बनाया ही इस तरीके से गया है कि आपको उस विषय का एक संपूर्ण ज्ञान जो होना चाहिए वो हो जाए, राइट। तो आपको जो विश्व का इतिहास है, कुल मिलाकर रणनीति के तहत यह है फ्रेंड्स कि इसके साथ बहुत ज़्यादा माथामारी नहीं करनी है, माथापच्ची नहीं करनी है। सामान्य तरीके से आप चीज़ों को देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो बड़े प्यारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों, ये था आपके मेंस का सिनेरियो कि आपके जनरल स्टडीज़ मेंस के फर्स्ट पेपर में, जिसमें आपका हिस्ट्री है, सब्जेक्ट है, उसमें इतिहास का क्या योगदान है, राइट फ्रेंड्स। अब आइए मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा प्री को लेकर। देखिए, मेंस के बारे में मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपसे बातें की हैं। हो सकता है दोस्तों कि अभी ये बातें आपके दिमाग में उतने अच्छी तरह से न बैठी हो सकता है, क्या मुझे लगता है कि ये हो ही रहा होगा, लेकिन उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आप इतिहास के विषय से परिचित नहीं हैं, है ना। जब इसके बाद हम टॉपिक पर जब बातें करेंगे, चैप्टर्स पर जब बातें करेंगे, तब इतिहास धीरे धीरे आपके दिमाग में आता चला जाएगा, बैठता चला जाएगा। तब फिर से जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो एकदम से आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। अभी तो केवल आप मैप में स्थानों को देख रहे हैं। जब आप स्थान को एक बार देख करके आ जाते हैं और फिर आप मैप में देखते हैं तो चीज़ें तो एकदम बदल जाती हैं। जैसे यूरोप के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं कि इतने छोटे छोटे देश अगल बगल में होते थे, वो समझ में ही नहीं आता था कि कौन सा देश किसके बगल में है, क्या है, घिचपिच हो जाता था कुछ समय के बाद। जब पढ़ते थे तब तो ठीक लगता था, मैप देख देख करके पढ़ते थे। लेकिन जब मैं यूरोप होकर के आया और एक साथ मैंने 10-11 देशों की यात्राएं की जो अगल बगल में थे, और इसके बाद जब मैंने इतिहास पढ़ा तो न केवल बहुत अच्छे तरीके से समझ में ही आ गया, बल्कि बहुत मज़ा भी आ गया, क्योंकि अब मैं स्थान को देख चुका था, तो अब मैप को समझने में आसानी थी। यही बात यहाँ भी लागू होगी, आप इसे महसूस करेंगे।
तो मित्रों, अब मैं आता हूं थोड़ा सा प्री के ऊपर। अब आप देखिए कि प्री की प्रिपरेशन आप किस तरीके से करेंगे, उसमें प्रश्नों की क्या भूमिका है। दोस्तों, बहुत सिंपल सा सिलेबस है। प्री में उन्होंने कह दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, आप देखिए, जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास आगे चल करके मैं बताऊंगा, बहुत जल्दी ही बताऊंगा कि भारत के इतिहास का पूरा परिदृश्य क्या है। लेकिन जब हम प्री के नज़रिए से बात करते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री के एग्ज़ाम में, तो याद रखिए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं, एक तो मॉडर्न इंडिया हो गया है, आधुनिक भारत। और जो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए ये शुरू होता है स्वतंत्रता आंदोलन से। लेकिन कभी कभी मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं है, राइट। और मॉडर्न इंडिया आपको मेंस के लिए तैयार करना ही है, तो इसको लेकर के बहुत परेशान आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत का इतिहास प्राचीन काल से लेकर और मध्यकाल तक का इतिहास है। इसके बाद मॉडर्न इंडिया शुरू होता है। अब ये जो प्राचीन काल शुरू होता है, ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू हो जाता है, जो आप मोटे तौर पर कह लीजिए 2500 BC। और मध्यकाल को जो है मैंने आपको सिलेबस वाले पार्ट में बताया, इसको आप 1750 AD ले लीजिए। आप देख रहे हैं कि कितने साल का है, 42-4300 साल का इतिहास है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या पूरा इतिहास पढ़ेंगे? इसके बाद आपका ढेर सारा शुरू हो जाता है, मौर्य काल, गुप्त काल और फलाना, और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इतने शासक, इतनी घटनाएं, क्या आपको सब कुछ पढ़ना है? मित्रों, जो आप आगे चलकर सुनेंगे मेरे लेक्चर्स इन सारे विषयों पर, तब आपके दिमाग में और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नॉलेज खंड खंड का नहीं होता। तो इतिहास की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैं आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ कि मैं गुप्त काल भी पढ़ा रहा हूँ, फिर मौर्य वंश भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शनल की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। वहाँ आपकी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन यहाँ मैं जो आपको स्पेशली बताना चाह रहा हूँ कि ये प्राचीन काल से लेकर के जो मध्यकाल तक का पूरा हमारा इतिहास है, ये सिविल सर्विस की दृष्टि से, प्री की दृष्टि से जो आपको तैयार करना, यहाँ तक कि मेंस की दृष्टि से भी जो तैयार करना है, याद रखिए कि उसके लिए उन्होंने बहुत साफ तौर पर दे दिया है इंडियन कल्चर। और इंडियन कल्चर में जो पूछा जाएगा वो आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ, सिलेबस वाले पार्ट में बता चुका हूँ। उसमें दिया है आर्ट फॉर्म्स, यानी कला के रूप, कला के रूप के बारे में पूछा जाएगा, साहित्य के बारे में पूछा जाएगा, और वास्तुकला के बारे में पूछा जाएगा। और ये दिया हुआ है आगे, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। बस मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो राजनैतिक इतिहास है और इवन कि यहाँ तक कि जो सामाजिक इतिहास है, आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो उस पूरे के पूरे पीरियड का, जो 4000 साल का पीरियड है, एंशिएंट इंडिया टू मॉडर्न इंडिया से पहले तक का, वह केवल सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। आप यूं कह लीजिए, ये शब्द कल्चरल हिस्ट्री आपको देखना है। बस आपको राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ना है, इसके बारे में निश्चिंत रहिए, प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं, राइट। तो अब ये जो कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला है, ये क्या है? जैसे आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, राइट। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? कल्चर है, मेंस में भी पूछ लिया जाएगा। फिर वैदिक संस्कृति के बारे में पूछ लिया जाएगा। बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक, सांख्य दर्शन, वैशेषिक न्याय, इनके बारे में अगर पूछ लिया जाएगा तो क्या है? साहित्य। याद रखिए, जो बौद्ध दर्शन है, फिलॉसफी भी है, लेकिन वो साहित्य का हिस्सा है हमारे, तो वो यहाँ से आ जाएगा। आपको नृत्य और गायन के बारे में पूछ लिया जाएगा, चित्रकला के बारे में पूछ लिया जाएगा, बौद्ध काल की चित्रकला वगैरह, तो ये क्या है? वो कला के रूप है। पल्लव काल की कला के बारे में पूछ लिया जाएगा, मंदिरों की कला के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो वास्तुकला है। क्योंकि जब आप अनसॉल्व्ड पेपर देखेंगे प्री के, तो इन सब पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको मैंने डिवाइड करते समय उसको रखा है कला एवं संस्कृति के अंतर्गत।
कि कला एवं संस्कृति से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3 4 2 3 4 इस तरह के प्रश्न जनरली कला एवं संस्कृति से होते ही हैं। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब हम लोग आगे चल करके लेक्चर प्लान करेंगे तो उसमें डेफिनेटली ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसकी आपको जानकारी इस रूप में देने की कोशिश की जाएगी कि इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो जाए। प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनके जवाब बहुत अच्छे से दे सकें, साथ ही साथ मेंस के भी आप आंसर दे सकें, क्योंकि मेंस पर भी आपको मैं बता चुका हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, तो मिनिमम हम मान के चलते हैं एवरेज की 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कला साहित्य एवं संस्कृति वास्तुकला को मिलाकर। तो यहां आपको जो बीच का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, याद रखिए, उसको लेकर तनाव में नहीं रहना है। हाँ, मैं डेफिनेटली एक 2-2 3-3 लेक्चर में उनका एक सामान्य सा परिचय आपको जरूर देना चाहूँगा, ताकि कम से कम इतिहास का एक जो विचार दिमाग में होना चाहिए, इतिहास का जो एक इमेज या परिदृश्य बनना चाहिए हमारे दिमाग में, वह आपका हो। उससे आपको इतिहास की व्याख्या करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो मित्रों, यह कुल मिलाकर मुझे कुछ जो बातें इतिहास की भूमिका आपकी परीक्षा में क्या है, कितनी है, उसके बारे में जानकारी थी। तो मैंने आपको इस लेक्चर में प्री के बारे में बताया फ्रेंड्स कि प्री में इतिहास के प्रश्न हैं, उनका क्या रोल है, किन किन हिस्से को आप ज़्यादा महत्व देंगे, कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किन को हम छोड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से मेंस के बारे में मैंने बताया, और मेंस के बारे में बताते हुए मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है ना। 4 भागों के अंतर्गत आपने देखा कि स्वतंत्रता का मतलब पहले तो कला एवं संस्कृति ही है, क्योंकि वो एंशिएंट इंडिया से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमने फ्रीडम मूवमेंट को देखा, इसके बाद हमने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के पार्ट को देखा, और फिर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को देखा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या रोल है। और इस तरीके से एक सामान्य सी अवधारणा प्रिपरेशन की मैंने बनाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि वह अवधारणा आपके दिमाग में बन गई होगी। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर अभी नहीं बनी हो तो आप इसको लेकर के बिल्कुल विचलित ना हो, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। हाँ, अगर आपके पास हिस्ट्री का बैकग्राउंड है तब डेफिनेटली अच्छी धारणा बन चुकी होगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब आगे आप हिस्ट्री के लेक्चर्स सुनेंगे, हिस्ट्री को समझ लेंगे, तो यही बातें आपकी बड़े आराम से दिमाग में बैठ जाएंगी और आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अद्भुत तरीके से आपकी मदद करेंगी। और आप देखेंगे कि जैसे रेल की पटरियों पर रेल चलती है ना, बिना इधर उधर भटके हुए, ठीक इसी तरह से आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर पाएंगे। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप IAS कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।